हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रीएम्पशन। इसको हम हक शुबा भी कहते हैं। और यदि मुस्लिम लॉ की हम बात करते हैं तो हमारे पास फैमिली लॉ, हिंदू लॉ भी है। तो क्या हिंदू लॉ में भी ऐसा कोई कंसेप्ट दिया गया है क्या? जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 22 की बात करते हैं तो प्रेफरेंशियल राइट की बात करता है, जहाँ से हम ये ड्राइव करते हैं कि ये हक शुबा का टॉपिक है। ठीक है, अब आते हैं इसमें इम्पोर्टेंट बातें कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद डेफिनेशंस किसकी इम्पोर्टेंट है, फिर इसका नेचर क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और कौन इसके लिए क्लेम कर सकता है, इस राइट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज क्या है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन और हक शुबा इज ए प्रीफरेंशियल राइट। ये एक प्रीफरेंशियल राइट है वेयर द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी इज इंटाइटल्ड टू रीपर्चेज द एडजेसेंट प्रॉपर्टी विच हैज बीन सोल्ड टू समबडी एल्स। It implies to become the buyer of an immobile property of an adjacent land। यानी कि आपकी लैंड के साथ लगती किसी लैंड को आप परचेज कर सकते हो, उसका बायर बन सकते हो। किसी थर्ड पर्सन को बेचे आपका नेबर, उससे अच्छा ये है कि आप उसे खरीद लो, तो आपका ये राइट प्रेफरेंस करता है थर्ड पर्सन पर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है मुल्ला जी ने दी है। The right of शुबा or preemption is a right which the owner of an immobile property poses to acquire by purchase another immobile property which has been sold to another person। अब इसका एक इम्पोर्टेंट केस है जो जस्टिस मोहम्मद ने दिया था, गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस है, गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला। अब नेचर ऑफ प्रीएम्पशन पर आते हैं। Right of preemption is in the nature of an easement and is annexed to the land under Muslim law। ठीक है, ये एज ए ईजमेंट राइट की तरह होता है और लैंड के साथ अनेक्स्ड होता है, लैंड के साथ जुड़ा हुआ राइट है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है भूप वर्सेस मातादीन 1991, where it was held that preemption right is purely personal right। ये प्योरली एक पर्सनल राइट है। उसके बाद चलते हैं हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्पशन। तो नंबर 1, इट इज़ ए राइट विच इज अवेलेबल टू द ओनर ऑफ हिमोल प्रॉपर्टी। ये ओनर ऑफ हिमोल प्रॉपर्टी को ही लागू होता है। नंबर 2 है द ओनर ऑफ एन इमोल प्रॉपर्टी कैन क्लेम हिज substitution in place of the buyer of immobile property which is adjacent to the property of claimant। ठीक है, नेक्स्ट है the claimant of this right is entitled to repurchase that adjacent property at the same price। ठीक है, उसके बाद है the right of preemption is in the form of special privileges which is available for quite enjoyment of immobile property। नेक्स्ट है being a property right it can be enforced against the purchaser irrespective of religion, caste and creed। ये क्या होता है, जैसे आप किसी मूल प्रॉपर्टी रहते हो और वो एज ए ओनर आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपके जो साथ में जो प्रॉपर्टी लगी हुई है उस प्रॉपर्टी का ओनर किसी थर्ड पर्सन को सेल करता है, उससे पहले आप उसको ले सकते हो। और यदि सेल भी कर दिया है तो भी आप ये राइट के लिए अप्लाई कर सकते हो कि मैं इस सेम प्राइस पर खरीदने को तैयार हूँ, तो आपके फेवर में वो रीपरचेज हो जाएगा। अब कौन कौन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक अलग बात है कि आप एज ए नेबर भी कर सकते हो, को शेयरर भी कर सकते हो, और पहला राइट किसका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीएम्पशन। Object of preemption is to prevent the inconvenience which may result to family and communities from the introduction of disagreeable stranger as a co-partner or near neighbor। ठीक है, इनकन्वीनियंस को बचाने के लिए कि किसी स्ट्रेंजर को आप लेके आओगे तो सोसाइटी में इनकन्वीनियंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये किन पर अप्लाई होता है।
तो इनके 3 ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स के आधार पर उन लोगों पर अप्लाई होता है। तो पहले ग्राउंड्स देख लेते हैं। नंबर 1 इक्विटी एंड जस्टिस के आधार पर, नंबर 2 कस्टमरी लॉ के आधार पर, कस्टमरी राइट्स के आधार पर, उसके बाद स्पेशल इनैक्टमेंट। स्पेशल इनैक्टमेंट जैसे पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1926 में है, राजस्थान प्रीएम्पशन एक्ट है, भोपाल प्रीएम्पशन एक्ट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, ठीक है। तो यानी 4 ग्राउंड्स हो गए। अब कौन क्लेम कर सकता है इन ग्राउंड्स के आधार पर? नंबर 1 कोसेरर, जिसको सफ़ी शरीक कहते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज, ये सफ़ी खलीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओनर ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी, ये सफ़ी जार कहते हैं। सफ़ी शरीक कोसेरर, सफ़ी खलीत पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज़। इम्यूनिटीज़ का मतलब जो भी पानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो इम्यूनिटीज़ जो डेली यूज होने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सफ़ी जार। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये 44th अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान ये कहा गया कि प्रीएम्पशन स्टिल कंटिन्यू एज ए लीगल राइट, ये एक लीगल राइट है। ये बात 44th अमेंडमेंट में कही गई थी। उसके बाद इसमें है कि इसकी कितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो इसकी 3 फॉर्मेलिटीज़ हैं। 3 कंडीशंस आर मस्ट बी इन मुस्लिम लॉ। नंबर 1 है तलब ई मुआसिबत, फर्स्ट डिमांड, ठीक है। उसके बाद है तलब ई इसाद, सेकंड डिमांड। फिर है तलब ई तमलीक, थर्ड डिमांड। अच्छा जी, तो क्या इस राइट को वेव किया जा सकता है? हाँ, इस राइट को वेव किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद सिया लो क्या कहती है? अभी तक पढ़ा, सुन्नी लो का पढ़ा हमने। सिया लो क्या कहती है? द ओनली पर्सन इंटाइटल्ड द राइट ऑफ प्रीएम्पशन आर को-शेयरर दैट टू इफ द नंबर ऑफ को-शेयरर डज नॉट एक्सीड 2, ठीक है। यदि नंबर ऑफ को-शेयरर 2 से ज़्यादा नहीं है, यानी 2 ही को-शेयरर है, एक को-शेयरर दूसरे को-शेयरर को हक सुबह का क्लेम कर सकता है, और ये सिर्फ को-शेयरर ही क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सिया में कही गई है। और सुन्नी की हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर 3 पर्सन कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 1 कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट है। बाय, जय हिंद, जय भारत।